गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आनंद और स्वागत करता हूं आप सबका शिक्षा सारथी में। चलिए यहाँ से हम लोग आज 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और इसमें ये जेनेटिक्स फर्स्ट है हमारा। कह लीजिए कि जेनेटिक्स मैंने स्टार्ट किया है और जेनेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसको मैंने क्या कहा कि ये चैप्टर अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ inheritance and variation। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये हमारा टॉपिक है। ये जेनेटिक्स फर्स्ट भी कहलाता है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो इसमें से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हमें यह भी जानना है कि आखिर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये जेनेटिक्स से कैसे रिलेटेड हैं, है ना। अब देखिए, जब मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं क्या, जेनेटिक्स, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक चीज जो है वो हिडन नजर आ रही है, और वो है क्या, वो है जीन। यानी कि सबसे पहले मैं किस चीज को एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा, तो मैं एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा किसको, जीन को। चलिए जीन के बारे में देख लेते हैं कि जीन क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जीन आर द अरेंजमेंट of nitrogenous bases and two bases in spatial sequence, है ना। यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस के स्पेशल सीक्वेंस में अरेंजमेंट की ही बात करेंगे, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और वो लगभग कहाँ से कहाँ तक होते हैं, A to Z तक होते हैं, है ना। और अगर हम इस A to Z को ABCD करके इस तरह से Z तक लिखें तो ये कोई एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल करके नहीं आएगा। तो इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन लेटर्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को किसी खास सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है, तब जा करके वो किस में कन्वर्ट होता है, वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल करके आता है। आप सब जानते हैं यहाँ पर मैंने 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, और इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को मैंने एक खास सीक्वेंस में लिखा है। तो अब जाकर के ये क्या है, ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल कर के आ रहा है। जैसे कि देखिए, मैं दूसरे तरह से अगर किसी और अल्फ़ाबेट को अरेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कोई और इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए ये भी सब अलग अलग क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, और इन सब अल्फ़ाबेट्स को मैंने फिर से एक खास सीक्वेंस में अरेंज किया, तो इसका एक अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। यानी कि इन सब अल्फ़ाबेट्स के एक स्पेशल सीक्वेंस में जमा होने से ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोजनस बेसेस को भी देखना है कि वो जो है जब किसी खास सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, वो एक जीन का रोल प्ले करते हैं। आखिर ये जीन होता क्या है, तो जीन देखते हैं होता क्या है कि ये एक समझ लीजिए कि फंक्शनल इंफॉर्मेटिव पार्ट, है ना। फंक्शनल इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है ये, फंक्शनल इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। डीएनए मॉलिक्यूल का फंक्शनल इंफॉर्मेटिव पार्ट जो है वो क्या है, वो जीन है। देखिए फंक्शनल इंफॉर्मेटिव पार्ट यानी कि कहने का मतलब कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होगी, बिल्कुल प्रेजेंट होंगी। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं यहाँ पे। तो सपोज करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड है, बहुत बड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड है, और उसी बहुत बड़े से डीएनए के स्ट्रैंड में अगर हम देखेंगे तो हमें देखने में क्या मिलता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं। ये देखिए, मैं इसको जूम आउट करते हुए मोड में अगर लूंगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा,
है ना। ये मैंने एक धागे की तरह आगे चल करके बना दिया, यहाँ पर मैंने उसको ज़्यादा जूम करके ले लिया है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इस पर कुछ नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं, है ना। और ये नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं एक दूसरे के साथ अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया एडेनिन, 2 गुआनिन, 1 साइटोसिन और फिर 1 एडेनिन। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसेस कुछ इस तरीके से अरेंज हुए हैं और यही यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंफॉर्मेटिव पार्ट बना रहा है। और यहाँ पर जैसे कि इसके ही अल्टरनेट में हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, हम जानते हैं एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर क्या आता है, थायमिन आता है। गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, साइटोसाइन आएगा। यहाँ पर भी साइटोसाइन, इस साइटोसाइन के कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर गुआनिन और इस एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर थायमिन आएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके से ये सीक्वेंसेस बने हुए हैं और इन सब को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं फिर ये स्ट्रैंड की तरह इसको बना देता हूँ। ये रहा हमारा डीएनए का हेलिक्स, है ना। आखिर ये मैंने निकाला कहाँ से है, तो ये देखिएगा ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हमें नजर आ रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से जमा रहते हैं पहले कहाँ पर, तो ये देखिएगा, ये सपोज करते हैं कि ये क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन है ना। ये क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन है। 4 हिस्टोन प्रोटीन सामने और 4 हिस्टोन प्रोटीन इसी प्रोटीन के ठीक पीछे, जिसको मैं ये इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ। मान लेंगे कि ये जो है ना ये इसके पीछे खड़ा है ना। तो इसको इस तरीके से पीछे की तरफ से बना देते हैं। ये रहा, ऐसा लग रहा है कि ये इसके पीछे यहाँ पर खड़ा है ना। तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। तो 8 यहाँ पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, जिसमें से मैं सबका नामकरण कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का भी पार्ट है और ये वहां पर भी हमें काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो डीएनए का स्ट्रैंड जो हम अब तक बात कर रहे थे, ये डीएनए का स्ट्रैंड एक्चुअली हमें क्या दिखता है कि ये इसी पर इस तरह से करके रैप किया हुआ है। ये यानी कि इसी के ऊपर क्या है, ये लपेटा हुआ है। ये देखिए ये इस तरीके से इसके ऊपर जा रहा है और ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से लपेटा हुआ है और फिर ये निकल जाता है। इस पर लगभग 2.5 टर्न बनाने के बाद, लगभग 2.5 टर्न बनाने के बाद ये वहां से बाहर निकल जाता है, ये डीएनए का स्ट्रैंड। तो इस पर इसको डीएनए की तरफ बना देते हैं पहले। तो ये देखें, ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ना वो एक जो ऑक्टामर बना हुआ है, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है ना, ये हमारा क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर नाम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, कुछ नहीं है, ये 8 प्रोटीन का एक साथ जमावड़ा है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टा बोले तो 8, है ना। और हिस्टोन प्रोटीन, अगर 8 हिस्टोन प्रोटीन हो तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो ये इस तरीके से प्रोटीन लपेटा हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, है ना। देखिए यहां पर हम इसको लिख देते हैं, ये रहा हमारा न्यूक्लियोसोम। ये है क्या, न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इस न्यूक्लियोसोम के अंदर बेसिकली 3 तरह की चीजें प्रेजेंट होती हैं। कुछ पार्ट प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं और बाद बाकी यहाँ पर 2 चीजें देखने के लिए मिलेंगी बेसिकली हमें। एक क्या, तो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन कितने तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हिस्टोन जो बात किया मैंने, तो यहाँ पर एक होगा हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। दूसरा एक होगा जो कि स्टेपल करने वाला हिस्टोन होगा, तो उसमें हम लिखेंगे यहां पर ये H1 हिस्टोन। ये दोनों ही चूंकि हिस्टोन के ही पार्ट हैं इसीलिए हम हिस्टोन के अंदर ही लिख रहे हैं। और दूसरा क्या यहां पर प्रेजेंट है, तो डीएनए का स्ट्रैंड। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड यहां पर कॉइल किया हुआ है उसको छोड़ तो नहीं देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड। ये 3 चीजें हमें यहां पर देखने के लिए मिली। अब ये ऑक्टामर में क्या होता है, तो ऑक्टामर में याद रखना है कि हिस्टोन के जो रेस्ट 3 पार्ट्स होते हैं, जो H1 है इसके अलावा H2 भी प्रेजेंट होता है,
H3 भी प्रेजेंट होता है और H4 भी प्रेजेंट होता है ना। ये 3 तरह के हिस्टोन और भी प्रेजेंट होते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना है कि H1 जो होता है वो अकेला है ना, लेकिन H2 जो होता है ये अकेला नहीं है, ये 2 तरह का है, H2A टाइप एंड H2B टाइप। ये 2 तरह के हिस्टोन होते हैं। H2 में 2 तरह के हिस्टोन, तो H2A एंड H2B, ठीक है। और H3 ये अकेला टाइप होता है और H4 अकेला टाइप होता है। अब देखिए, अब यहां पर कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4। ये 4 पार्ट, अगर मैं कहूं कि ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं ये इंटू 2 होते हैं, यानी कि ये चारों पार्ट डबल डबल होते हैं। तो कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। और इसी से क्या बना हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, इसी से क्या बन गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर। बात समझ में आ गई होगी, है ना। देखिए, जैसे कि मैं इसी को रिपीट करके बनाता हूं, देखना आप जरा कितना सिंपल है ये। जब हम हिस्टोन ऑक्टामर की बात करते हैं तो ये रहा हमारा H2A, मैं उसी पार्ट को वापस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया H2A, ठीक है। और इसी के ठीक पीछे क्या देखते हैं, एक और H2A यहां प्रेजेंट है, जिसको हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, ये रहा हमारा H2B, ठीक है। ये देखो H2A H2B। उसके बाद क्या देखते हैं, H3 एंड H4। देखो हमारे ये ऑक्टामर वाले चारों हिस्टोन आ गए। अब इन्हीं को क्या करना है, इंटू 2 करना है, यानी कि डबल कर देना है। ये देखिए, ये रहा, इसी के पीछे एक और H2A, ये रहा, इसके पीछे एक और H2B, H2B के जस्ट बगल में, जस्ट नीचे में कौन रहा, H4, और इसी के पीछे एक और क्या रहा, H3, इसके पीछे क्या रह गया, एक H3। तो हमारा ये क्या बन गया, हिस्टोन ऑक्टामर बना है। ये क्या है, हमारा ऑक्टामर है, ठीक है। अब H1 कहां प्रेजेंट होता है, तो H1 इंटरेस्टिंगली अगर हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट कहां पर होता है, ये ठीक ऊपर से प्रेजेंट होता है। लेकिन मैं इसको यहां पे ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं डीएनए के स्ट्रैंड के साथ इसको ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, कि जो कि हमको कैसे दिखाई देगा, ये हमको यहां पर दिखाई देगा कि H1 हिस्टोन जो होता है वो कुछ इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, इसका रोल ये है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड इसके ऊपर लपेटा गया है ना, ये वापस खुल नहीं जाए, ठीक है, अनरैप नहीं हो जाए। तो उसको खुलने से बचाने के लिए ये जो यहाँ पर हमको दिखता है, ये H1 हिस्टोन जो है ये ऊपर से इसको स्टेपल करता है। स्टेपलर आप समझते हैं ना, जैसे कि वो क्या करते हैं, उसे पिनअप कर देते हैं। तो ये इस एक्चुअली क्या करता है, उसको यहाँ पर स्टेपल कर देता है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाना, इसको अब हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें आ गई, न्यूक्लियोसोम में आ गए हिस्टोन, जिसमें से कि हिस्टोन ऑक्टामर और H1 हिस्टोन की भी हमने बात की, और साथ में आ गया क्या, डीएनए स्ट्रैंड। ऑक्टामर के लिए हमें 4 तरह के हिस्टोन की जरूरत पड़ी, और हर तरह के हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सब के सब क्या है, डबल हैं, यानी कि हर कोई जो है वो मतलब डबल डबल की फॉर्मेट में है। इसीलिए उसको हमने क्या कह दिया, टोटल 4 हैं, सब डबल हैं, तो टोटल 8 हुए, सब एक साथ हैं, यानी कि ऑक्टामर, ठीक है। जैसे कि एक अकेला रहा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोमर। अगर 2 आ गए, डाइमर। 3 हो गए, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर। बस इसी को अगर मान लो कि हम इस तरीके से अरेंज कर लें, ये लो, है ना, इसको हम लोग क्या करें, टेट्रामर। जब 4 हैं तो टेट्रामर, इसी तरीके से ये 8 हो गए तो ऑक्टामर, है ना। सिंपल है इन चीजों को समझना, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। चलिए, तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात कि आखिर यहां पर हम एक डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे थे। देखिए, यहां से यहां तक जब हम कह रहे हैं तो ये हैं क्या, ये एक्चुअली डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये डीएनए के स्ट्रैंड है। और इसी डीएनए के स्ट्रैंड को, इसी डीएनए के स्ट्रैंड को हमने यहां पर खास करके जूम करके लिया हुआ है। मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। यहां पर जब हमने खास करके यहां पर जूम करके लिया है तो देखते हैं कि ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ N2 बेसेस। बोले तो क्या, नाइट्रोजनस बेसेस का यहां पर एक स्पेशल सीक्वेंस देखने के लिए मिल रहा है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, Ka। बोले तो क्या, नोन एज जीन,
ये रहा हमारा जीन। अब ये जीन क्या करेगा, तो ये जीन ही हमारे इंफॉर्मेशंस को कैरी करेगा। कैसे, वही उसी तरह से जैसे कि हमारे अल्फाबेट्स कैरी करते थे, जब वो एक खास सीक्वेंस में आ जाते थे तब वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए कोड करते थे। उसी तरीके से ये जो है स्पेशल सीक्वेंस अब बना है किसका, नाइट्रोजनस बेस का, अब हमारे लिए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को रखेगा, जिसके कारण से अब हम इसको क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक्स जो है ओवरऑल इसी पर बेस्ड है। लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में गूंजती है कि ये जो है ये सारे पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलते कहां पर हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे पार्ट जो है ना हमें एक डीएनए के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मैं छोटा सा पार्ट उसका भी यहां पर कोट कर देता हूं आपको कि एक डीएनए के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे सपोज करते हैं ना कि ये एक क्रोमोसोम है ना, ये एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो इसका पार्ट है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जिसको आप कहते हो, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक इस तरीके से प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर प्रेजेंट काइनेटोकोर है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप सो। ठीक है, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे। और इस काइनेटोकोर को अगर देखें तो ये एक्चुअली प्रेजेंट कहां पर है, तो ये जहां पर ये क्रोमोसोम बनने के दौरान पहली बार कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ उस पार्ट पर प्रेजेंट है। और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे सेंट्रोमेयर, या फिर इसी को कह देते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जहां पर जब एक डीएनए सुपर कॉइल्ड फॉर्म में आने के दौरान पहली बार जहां पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो उसको हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और जहां पर दूसरी बार कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। वही सैटेलाइट वाला पार्ट है ना, सब पता होगा आप लोगों को। चलिए इसी को जैसे कि अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये चीज जो है वो आखिर किस तरीके से अरेंज होती है। तो ये देखिए, जैसे सपोज करते हैं ना कि यहाँ पर मैं एक क्रोमोसोम को बनाता हूँ और क्रोमोसोम को उसमें से एक स्ट्रैंड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्रोमोसोम में से एक धागे को हम लोग खींच लेते हैं बाहर। ये रहा हमारा क्रोमोसोम। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये डीएनए वाला ही पार्ट है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड फॉर्म में आ रहा है, अभी आ ही रहा है। और इस कारण से ये क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको कि ये एक रॉड शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर, वही धागे हैं जो कि अब एक कॉइलिंग फॉर्म में आने के कारण एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को अक्वायर कर रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ये देखिए, ये सुपर कॉइलिंग जो होता जा रहा है ना, यही क्या कर रहा है, एक रॉड जैसा शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बोले तो क्या, एक कलर्ड बॉडी। सोम का मतलब होता है बॉडी और क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। आपने देखा भी होगा, जैसे कि गूगल क्रोम कहते हो तो उसमें क्या होते हैं, उसके जो लोगो होता है उसमें बहुत सारे कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें एक्चुअली अगर हम जब क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम, तो जैसे क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इस क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम है भी तो क्या, ये एक क्रोमा एंड सोमा। वर्ड्स को जब आसानी से आप समझने लग जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन चीज़ों को समझना। और ये क्या हो जाता है, सोमा, है ना। क्रोमा बोले तो क्या, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमारे लीक से हटी हुई लगती है ना। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, इसका मीनिंग क्या, कलर। और सोमा भी बोले तो क्या, द बॉडी। यानी कि अगर हम क्रोमोसोम का एग्जैक्ट मीनिंग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, द कलर्ड बॉडीज। यानी कि क्रोमोसोम जो है वो क्या है, कलर्ड बॉडीज। क्यों है ये कलर्ड बॉडीज, ये इसीलिए कलर्ड बॉडीज हैं क्योंकि जब हम सेल को देखते हैं उस समय पर जब हमें क्रोमोसोम को देखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सेल को किसी न किसी डाई से, किसी न किसी कलर से उसको कलर करते हैं, उसमें रंग भरते हैं। और रंग भरते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रंग भरा हुआ होता है। और इस कारण से इसको हम लोगों ने क्या कहना शुरू किया, हम लोगों ने कहना शुरू किया कि ये क्रोमोसोम है, यानी कि कलर्ड बॉडीज है।
इन कलर्ड बॉडीज की के चारों तरफ हमको क्या देखने के लिए मिला, इस तरीके से प्रोटीन की कोटिंग देखने के लिए मिली, इस तरीके से प्रोटीन की कोटिंग देखने के लिए मिली। और ये प्रोटीन का जो कोटिंग है ना, इसको क्या कहा, इसको कहा हमने कि ये है पेलिकल। ये जो प्रोटीन की कोटिंग है इसको हमने क्या कहा, इसको कहा पेलिकल। ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया तो बीच में ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, तो इस कॉन्स्ट्रिक्ट होने वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया कि ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ पार्ट है, यानी कि थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट है, इस पूरे अगर हम शेप को देखेंगे तो ये बीच में थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ देखा पड़ता है, इसको हमने कह दिया कि ये है हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी को हमने कह दिया क्या, सेंट्रोमेयर, इसी को हमने कहा सेंट्रोमेयर। ठीक है। ये चीजें आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अब समझने के लिए। और इसी सेंट्रोमेयर पर जो प्रोटीनस डिस्क प्रेजेंट होता था, उस प्रोटीनस डिस्क को हम लोग क्या कह देते थे, हम लोग कहते थे कि ये है काइनेटोकोर। याद करो, वही काइनेटोकोर जो कि क्या है, जिस पर आकर के स्पिंडल फाइबर्स चिपकते हैं। ये क्या रहा, प्रोटीनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर, राइट। काइनेटोकोर जो कि प्रोटीनस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमेयर पर चिपका हुआ है। ठीक है। चलिए अब इसमें से क्या देखते हैं, इस पार्ट को मैं हटाता हूं, यहां पर मुझे कुछ राइट डाउन करना है। ठीक है। क्रोमोसोम वाला पार्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसमें से क्या करते हैं ना कि अब हम उस डीएनए स्ट्रैंड को थोड़ा सा खींच के बाहर निकालते हैं। एक कॉइलिंग को जब हमने यहां से खींच करके बाहर निकाला तो हमने देखा ये पहले तो बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड फॉर्म में है। उस सुपर कॉइल्ड फॉर्म को मैंने थोड़ा सा अनरैप किया तो ये हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिला, है ना। ये जो है ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिला कि ये रहा। अब देखो ये बिल्कुल पहचान में आ रहा है, ये हमारा वही डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि वहां पर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण हम लोगों को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। अब हमें वो एग्जैक्टली पता चल पा रहा है कि हाँ ये वही डीएनए का पार्ट है जो कि सुपर कॉइल्ड फॉर्म में आने के बाद एक क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर में क्या हो गया था, अक्वायर हो गया था, है ना। ATGGCT सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर थायमिन, यहाँ एडेनिन, यहाँ साइटोसाइन, गुआनिन एंड एडेनिन, राइट। और ये क्या है, ये डीएनए के स्ट्रैंड क्या बना ले रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम्स बना रहे हैं। ये देखो डॉट्स डॉट्स डॉट्स, ये वही डॉट्स हैं, ये वही डॉट्स हैं जिस डॉट्स को मैंने न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेट में बाहर निकाल करके बताया। हर कॉइल में लगभग देखा जाए तो 3 से 5 के आसपास में ये न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये डॉट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं। और इसी तरीके से ये डॉट्स जो है ना बनते जाए, मतलब इसी तरीके से ये डीएनए इन डॉट्स में सुपर कॉइल होते चले जाएंगे और फिर उनकी सुपर कॉइलिंग होगी और ये इसी तरीके से सोलेनॉइड बनते बनते क्या हो जाएगा, एक मतलब इसी तरीके से इसका कंडेंसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सघन फॉर्म में आ रहा है, जिसमें से एक पार्ट को भी अगर हम यहाँ पर निकाल करके देखें तो ये एक पार्ट क्या है, ये वही हमारा ऑक्टामर वाला पार्ट है, ये वही ऑक्टामर वाला पार्ट है। और उस ऑक्टामर के ऊपर लपेटा हुआ डीएनए का स्ट्रैंड, उस ऑक्टामर के ऊपर लपेटा हुआ डीएनए का स्ट्रैंड, ये देखो वही 2.5 टर्न वाला, ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड। और इस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर से रखा हुआ हमारा हिस्टोन प्रोटीन H1 है ना, जो कि स्टेपल करने के काम आ रहा था। अब तो पुरानी चीजें थोड़ी बहुत रिकॉइल भी होने लग गई होंगी, है ना। इन सबको रिकॉल करो और ये देखो ये आ गया हमारा, ये वही न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट, न्यूक्लियोसोम। ठीक, अब बताओ यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें से सपोज कर लेते हैं यहां पर अभी ये वाला सीक्वेंस हमारा स्पेशल सीक्वेंस है, तो यहां पर हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली जीन की। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर कैसे डीएनए का अरेंजमेंट है और डीएनए के अंदर कैसे हमारा जीन रखा पड़ा है। ठीक है, तो चलो अब सारे बेसिक्स पर आ गए। अब इन जीन के अंदर के पहले नाइट्रोजनस बेसिस, पहले जीन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और साथ में अब हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लेते हैं, आखिर जीन का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। इसमें देखो जब हम लोग जीन की बात करते हैं तो जीन बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए,
जीन बनाने के लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या, नाइट्रोजनस बेसेस। जीन जो है स्पेशल सीक्वेंस है किसके, नाइट्रोजनस बेसेस के। तो यानी कि हमें जो अगला चीज फोकस करना होगा वो क्या, तो वो होगा नाइट्रोजनस बेस का, नाइट्रोजीनस बेसेस। अब जब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं तो हमें इसके फॉर्मेट्स की बात करनी होगी कि ये कितने फॉर्म के होते हैं, है ना। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो मेनली 2 फॉर्म्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, ठीक है। जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक पाइरिमिडिन, और साथ में ये रहा हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। यानी कि प्यूरिन क्या है, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना। और ये रहा हमारा पाइरिमिडिन का स्ट्रक्चर। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके डिफरेंट स्पेस जगह पर क्या लगा हुआ होता है, नाइट्रोजन्स लगे हुए। पोजीशन के बेस पर हम लोग इसको डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसको कहते हैं एडेनिन, एक हो गया क्या हमारा एडेनिन, और दूसरा क्या हो गया गुआनिन। ये किसके अंदर आ गया, ये दोनों एडेनिन और गुआनिन दोनों ही किसके अंदर आ गए, प्यूरिन्स के अंदर आ गए। जबकि हम लोग पाइरिमिडिन की बात करेंगे तो पाइरिमिडिन के अंदर क्या आ जाएगा, पाइरिमिडिन के अंदर आएगा साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरेसिल, इन सब का रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्वानिन को जी से, साइटोसाइन को सी से, थायमिन को टी से और यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ए जी जो हो जाएगा वो प्यूरिन के अंदर आएगा और सी यू और टी आ जाएगा किसके अंदर, पाइरिमिडिन के अंदर आएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे नाइट्रोजनस बेसेस जो कि किसको कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो जीन को कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए, जब नाइट्रोजनस बेसेस की बात करते हैं तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नाइट्रोजनस बेसेस अगर स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तो ये जीन को कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो आखिर इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि जीन की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, जरा देखिएगा। इसमें से अब हम लोग थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज पर उतरेंगे। किसके टर्मिनोलॉजीज पर, तो जो जेनेटिक्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी, जैसे कि अगर हम लोग वहां पर बात करते हैं ट्रेट का, कैरेक्टर का, एलील्स का, तो उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स की बात कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें कॉमन, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कॉमन टर्म्स जो जेनेटिक्स के अंदर यूज होने वाले कॉमन टर्म्स होते हैं ना, उन कॉमन टर्म्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कॉमन टर्म मैं यूज कर रहा हूं वो है एलील, है ना। ये देखो एलील। अब एलील क्या होते हैं, एलील के बारे में हम लोग बात करते हैं। एलील जो होते हैं ये अल्टरनेटिव फॉर्म, जो जीन है ना उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो इसी को हम लिख लेते हैं क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि जीन को हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करते, जबकि एलिल्स को हम लोग अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एलिल्स के ही फॉर्मेट में, है ना। जैसे कि अगर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन की बात कर लेते हैं तो कैसे होता है ये अल्टरनेटिव फॉर्म। देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले जीन को देख लेते हैं कि इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स। यूजुअली हम जानते हैं जीन के 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। एक उसका क्या होता है, डोमिनेंट फॉर्म होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये डोमिनेंट मतलब उसी जीन का, सेम जीन का एक डोमिनेंट फॉर्म हो सकता है, और दूसरा उसी का क्या हो सकता है, रेसेसिव फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एक जीन का एक डोमिनेंट फॉर्म हो सकता है और दूसरा रेसेसिव फॉर्म हो सकता है। डोमिनेंट फॉर्म जो होगा तो उसको हम लोग एलील के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, डोमिनेंट एलील, और जो रेसेसिव फॉर्म होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेसेसिव एलील।
ठीक है, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। तो ये जीन के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हुए, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हुए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग एलील्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमने कहा जीन ऑफ हाइट, है ना। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं जीन ऑफ हाइट, जीन ऑफ हाइट। और ये हाइट के जीन की अगर बात कर लेते हैं तो ये दो फॉर्म के हो सकते हैं, एक जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टॉलनेस वाला कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर हो गया, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, है ना। टॉलनेस वाला कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा। जबकि जो दूसरा पार्ट होगा वो कैसा, डॉर्फ वाला। और डॉर्फ वाला कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसेसिव वाला। मतलब कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, या फिर बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करता है, या फिर एक्सप्रेस करता भी है तो बहुत कम अमाउंट में एक्सप्रेस करता है ना। तो ये क्या हो गया, टॉल और डॉर्फ। ये टॉलनेस एंड डॉर्फनेस हैं तो हाइट के ही ना, मतलब कि हाइट में ही, अगर हाइट ज़्यादा है तो हम कहेंगे टॉल है, और अगर हाइट ज़्यादा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि डॉर्फ है। तो हाइट ज़्यादा है, इट इज़ अ डोमिनेंट, इट इज़ ऑफ अ डोमिनेंट टाइप। और अगर हाइट कम है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ऑफ अ रेसेसिव टाइप। ठीक है, तो हम लोग अब इसी हाइट के जीन को क्या करते हैं, जब एलील्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स चुनते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है ना कि अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है इसको। और अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉर्फनेस के कैरेक्टर को हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके इसी रिप्रेजेंटेशन से हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किस तरह के जीन की बात की गई है, कौन सा एलील बात किया गया है, यानी कि डोमिनेंट जीन बात कर रहे हैं या डोमिनेंट एलील की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से, है ना। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि एक छोटा सा पार्ट और उसी से, जैसे सपोज करते हैं, लिखते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर क्या है, फ्लावर कलर बेसिकली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फ्लावर कलर इज ए कैरेक्टर, है ना। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है तो जीन फॉर फ्लावर कलर, है ना। अब उसका भी हम दो पार्ट बात कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि ये किसी एक ऐसा तरह का फ्लावर है जिसमें कि हमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक फ्लावर जो होता है वो रेड कलर का होता है, और दूसरा जिसमें पिगमेंट्स नहीं बने तो वो कैसे कलर का हो जाता है, वो वाइट हो जाता है ना। यानी कि रेड एंड व्हाइट। रेड वाला मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है, तो ये हमारा डोमिनेंट फॉर्म है, इसमें पिगमेंट्स बने। और जो व्हाइट वाला फॉर्म है ये कैसा फॉर्म है, तो ये रेसेसिव फॉर्म है जिसमें कि पिगमेंट्स नहीं बने, और पिगमेंट्स नहीं बनने के कारण उस फ्लावर में कलर नहीं आया, कलर नहीं आया, इसके कारण से वो कैसा रह गया, व्हाइट रह गया। अब सपोज करो कि इसको मैं अगर फ्लावर कलर के तौर पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो रेडनेस को सपोज करते हैं किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसको आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल आर से। तो ये क्या हो गया, इसका एलील हो गया। और अगर हम लोग व्हाइट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हमारा एलील हो गया, यानी कि ये हमारा रेसेसिव एलील। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेटिकली जिस चीज को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका हो पा रहा है, ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है किसका, ये सारे के सारे जो हमें एलिल्स हैं उसके अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना। चलिए यहां तक तो हमको नहीं लगता है कि यहां तक में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को, कि एक अगर हमें एलील को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, डोमिनेंट वाले को इस तरीके से, और जो हमारा रेसेसिव वाला होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल फॉर्मेट में। वही अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, अल्फाबेट दूसरा नहीं रखेंगे, ठीक है। जो अल्फाबेट रखना हो, जैसे सपोज करो कि इसके बाद मैं एक पेज ले लेता हूं, जैसे सपोज करते हैं हम लोग किसी और जीन की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि पॉड कलर की बात कर लेते हैं। एक जीन ले लेते हैं यहां पर, जीन फॉर पॉड कलर, है ना, जीन फॉर पॉड कलर। पॉड कलर, पॉड समझते हो ना आप लोग,
पॉड क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग पी की बात कर रहे हैं तो पी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से, जिसमें मटर के दाने रखे पड़े हैं। ये मटर के दाने जो हैं ये तो सीड है ना, ये क्या है, ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं। और इन ये जिसमें रखे पड़े हैं ये क्या है, ये पॉड है, ठीक है, ये हमारा पॉड है। तो ये पॉड का कलर जो होता है ना, इस पॉड के कलर के बेसिस पर देखते हैं तो इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म होगा और एक रेसेसिव फॉर्म होगा। डोमिनेंट और दूसरा क्या हो सकता है, इसका रेसेसिव फॉर्म हो सकता है। तो डोमिनेंट फॉर्म कौन सा होगा, तो पॉड के कलर के केस में अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि पॉड के कलर के केस में जो हमारा येलो पॉड होता है वो डोमिनेंट होता है। सॉरी, जो ग्रीन पॉड होता है वो डोमिनेंट होता है और जो रेसेसिव पॉड होता है वो क्या होता है, वो येलो पॉड होता है, ठीक है। येलो सीड जो था वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहां पर क्या हो गया, ये डोमिनेंट और रेसेसिव। तो इसको अगर हम लोग सपोज करो कि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम सपोज करो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल जी से, है ना। और इसी का अगर हमको रेसेसिव फॉर्म रिप्रेजेंट करना हो तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक जो पॉड कलर का जीन है उसी का दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएगा, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कह देंगे कि ये इसके एलेलिक फॉर्म्स हैं, राइट। चलो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को एलील समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर वाइज डिफरेंस रहता होगा, है ना। जब जीन की बात करते हैं तो जो इसके फंक्शनल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आखिर फंक्शनली जो डिफरेंसेस इसमें होते हैं जीन के अंदर, जैसे कि अगर बात करेंगे तो एक डोमिनेंट जीन जिसको कि हम लोग डोमिनेंट एलील भी कह रहे हैं, डोमिनेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेसेसिव, है ना, डोमिनेंट और रेसेसिव। और जब हम डोमिनेंट और रेसेसिव की बात करते हैं तो डोमिनेंट वो जो कि किसी क्या करते हैं, किसी कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को वो कैरी कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, है ना, यानी कि एक्सप्रेसेस टू कोड फॉर अ फंक्शनल एंजाइम, कोड्स फॉर अ फंक्शनल एंजाइम। इसको हमने क्या कह दिया, डोमिनेंट जीन। ऐसा जीन जो जब एक्सप्रेस करता है उससे क्या होते हैं कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई एक जीन है, ये डीएनए का पार्ट है, यहाँ पर जो जीन है इसके कारण से क्या बना, इसके कारण से बना mRNA, और इस mRNA से जब ट्रांसलेट होकर के इससे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो क्या बना, mRNA बना, और mRNA से वो ट्रांसलेट होकर के क्या बन पाया, एक बड़ी प्रोटीन बना। और ये प्रोटीन जो है ना, ये कोई खास तरह का एंजाइम के फॉर्मेट में जाकर के आगे वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये बढ़िया फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तो ऐसा टाइप का जो जीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि वो एक डोमिनेंट जीन है। जब हम रेसेसिव जीन की बात करते हैं तो रेसेसिव जीन में क्या होता है कि ध्यान रखेंगे तीन बातें इसमें होंगी और तीनों बातें एनसीईआरटी कोड करती हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे कि डू नॉट कोड्स फॉर एनी एंजाइम, किसी भी तरह का कोई एंजाइम ये नहीं बनाएगा। और या फिर दूसरे फॉर्मेट में बात कर लेंगे, कोड्स फॉर लेस एफिशिएंट, कोड्स फॉर लेस एफिशिएंट एंजाइम, है ना, यानी कि एंजाइम बन भी रहा है तो कैसा बन रहा है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम नहीं है। और तीसरी बात अगर कर लें तो इसमें क्या, कोड्स अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल
यानी कि 3 बातें ध्यान में रखने लायक हैं कि अगर एक डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन अगर कोड करता है तो वो एक बढ़िया फंक्शनल एंजाइम बनाता है ना। और जब हम बात करते हैं कि रेसेसिव जीन जब कोड करता है तो या तो वो कोई एंजाइम नहीं बना पाता, यानी कि उसका मीनिंग कुछ बढ़िया नहीं बन पाता, जिसके कारण से एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है। और अगर वो एंजाइम बनाता भी है तो बहुत ही ज़्यादा लेस एफिशिएंट एंजाइम जो कि बढ़िया तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता, या फिर वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देता है जो कि कोई काम नहीं कर सकता है। इस कारण से उस जीन को हमने क्या कहा, रेसेसिव जीन, और ऐसे प्रोडक्ट को भी क्या कह देंगे, रेसेसिव प्रोडक्ट कहेंगे। तो बताओ आपको जीन का दोनों पार्ट समझ में आ गया है ना। जीन के दोनों ही पार्ट को हमने समझ लिया कि जीन 2 तरह के हो सकते हैं, इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। एलिलोमॉर्फ कहते हैं इसको, मॉर्फ बोले तो क्या, फॉर्म। टर्मिनोलॉजी इसको समझोगे ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो 2 एलिलिक फॉर्म्स हो गए एक जीन के। अगर वो बढ़िया एक्सप्रेस करने वाला फॉर्म है तो हम क्या कहेंगे, उसको डोमिनेंट फॉर्म कहेंगे, और अगर वो बढ़िया एक्सप्रेस करने वाला फॉर्म नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एक रेसेसिव फॉर्म है। जैसे कि हम लोगों ने हाइट के कैरेक्टर के बेसिस पर बात भी की, तो हमने क्या कहा कि हाइट के कैरेक्टर के बेसिस पर, हाइट के कैरेक्टर के बेसिस पर जैसे हम लोग कह रहे हैं, तो इसी का जो डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल टी वाला, ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि यहां पर ये इतना एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, इतना सफिशिएंट कि वो प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे तो इसी को हमने क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली जो स्मॉल फॉर्म है, स्मॉल लेटर होता है, उससे रिप्रेजेंट किया, और हमने कहा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये टॉल नहीं करेगा। तो टॉल नहीं करेगा तो क्या रह जाएगा, वो डॉर्फ रह जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये एलिल्स हो गए। और जो जीन इसको करने के लिए ऐसा रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा, जीन फॉर हाइट। हाइट क्या है, हाइट तो कैरेक्टर हो गया है ना। जैसे फ्लावर कलर पे हमने बात की, जैसे कि एक प्रीवियस पेज ले लेते हैं, यहाँ पर देखो हमने पॉड कलर पे बात की। तो पॉड कलर के लिए जब हम लोग जीन की बात कर रहे थे तो डोमिनेंट जीन तो ग्रीन पॉड, तो वो कैपिटल जी से हमने रिप्रेजेंट किया, और यहीं पर रेसेसिव जीन तो येलो पॉड हमने सी को स्मॉल फॉर्मेट में। फ्लावर कलर के लिए देख लो, यहाँ पर देखो फ्लावर कलर के लिए हमने बात की तो रेड एंड व्हाइट, रेड के लिए हमने कैपिटल आर, और जो व्हाइट फ्लावर है वो रेसेसिव फॉर्मेट, तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। तो अल्फाबेटिकली हम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि अल्फाबेट एक ही रहेगा। जैसे सपोज करो डब्ल्यू सेलेक्ट करना है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारे 2 फॉर्मेट्स हो जाएंगे। जैसे सपोज आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इसी टॉपिक में पहुंचेंगे, कहां पर, लिंकेज पर पहुंचेंगे ना, तो वहां पर हमें आई कलर की बात करनी होगी। तो वहां पर हम डब्ल्यू प्लस की बात करते हैं। तो 2 अलग फॉर्मेट्स बनाते हैं ताकि हम 2 अलग अलग एलिल्स को समझा सकें, ठीक है। यहां तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे, ठीक है। और उस कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, ठीक है। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।